नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है अर्थशास्त्र कक्षा 12 के इस क्लास में, डिजिटल क्लास में। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि स्तंभ आलेख और वृत्तांश आलेख बनाते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, और आज हम वो विषय पढ़ने वाले हैं जिसमें शायद आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन फिर भी टीचर तो मैं हूँ, तो पढ़ाऊँगा मैं ही आपको जितना ही मुझे आता है। तो हमारा पहला मुद्दा जो है कि अर्थशास्त्र के अध्ययन में टेक्नोलॉजी का उपयोग। टेक्नोलॉजी जो है, जो जिससे आप और हम अभी फ़िलहाल पढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक तकनीकी है जिसकी मदद से हम ये पढ़ पा रहे हैं, संभव हो पा रहा है। कोरोना के समय में आप कहीं और हैं, मैं कहीं और हूँ, फिर भी थोड़ी बहुत ही सही पढ़ाई शुरू है, तो तकनीकी का योगदान आजकल तो है। पहला मुद्दा जिसके अंदर आ रहा है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और उसके भय स्थान। आप ध्यान से समझिएगा, कंप्यूटर की मदद से आप अर्थशास्त्र पढ़ तो सकते हैं, पर उसमें कुछ कमियां हैं जिसको हम कहते हैं उसके भय स्थान। डिटेल में पढ़ने वाले हैं। दूसरा मुद्दा है से जुड़ा हुआ ही है, वो है इंटरनेट। हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो शरीर है, तो इंटरनेट उसकी आत्मा है। जब तक इंटरनेट नहीं होगा, कंप्यूटर खास हमारे काम आने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे बात है कि इंटरनेट जो है उसकी मदद से भी आप अर्थशास्त्र पढ़ सकते हैं, पर उसमें भी कुछ कमियां हैं, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। और तीसरा जो है वो कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी आज से आप लोग परिचित हैं, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है अर्थशास्त्र से संबंधित जानकारियों की सीडी। तो सीडी की मदद से भी आप अर्थशास्त्र का अध्ययन हम कर सकते हैं। इन सब के बारे में विस्तार से हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने हमारा जो मुद्दा है वो आ गया है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और उसके भय स्थान। सबसे पहले कहाँ कहाँ उपयोग है, हम उपयोग की बात करते हैं। तो कंप्यूटर की मदद से आप बना सकते हैं पीपीटी फाइल, जिसको कहा जाता है पावर पॉइंट। और पावर पॉइंट के अंदर आकर्षक तरीके से आपको जो बातें हैं वो समझाई जाएंगी। जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, ये पावर पॉइंट की मदद से ही संभव हो पाया है। तो पावर पॉइंट की मदद से हम आकर्षक तरीके से आपको सिखा सकते हैं, और शायद आप भी थोड़ा सा बेहतर तरीके से आप सीख पाएँ। तो इसके बारे में किताब में मुद्दा बराबर विस्तार से समझाया हुआ है, तो आप पढ़ लीजिएगा तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। दूसरा भी जुड़ा हुआ है एक्सेल वर्कशीट बनाने में। एक्सेल सीट आप सब लोग बनाते हैं, आप सबको पता है कि एक्सेल सीट जो है उसकी मदद से आपको बहुत लाभ होता है। जो गणित के आंकड़े हैं, टोटल है, वो सब बहुत कम समय होगा। तो फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि एक्सेल सीट में कम समय में हिसाब किताब हो जाता है और घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। आपका समय, आपकी शक्ति बचेगी, और जो चीज़ें हैं वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो ये एक फ़ायदा है। तो पहला पीपीटी और दूसरा एक्सेल। तीसरा क्या है? तीसरा है आकृति और आलेख बनाने में सरलता। कंप्यूटर में कई इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं, कई इस तरह के एप्लीकेशंस हैं, प्रोग्राम है कि आप डेटा एंट्री करोगे और उस डेटा की मदद से अपने आप ग्राफ बनते जाते हैं। जो आप क्रिकेट मैच के अंदर देखते हैं वो ग्राफ इसी तरह से ऑटोमेटिक बने हुए रहते हैं। तो आकृति और आलेख बनाने में सरलता रहती है। कंप्यूटर की मदद से ये काम कंप्यूटर आपके लिए करता रहता है, तो आपके लिए कोई चिंता की बात नहीं। बीच में कोई आंकड़ा भी चेंज हो जाए, कोई आंकड़ा भी अगर आप बदलते हैं तो ग्राफ भी उसके हिसाब से बदल जाता है। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण, कंप्यूटर जो है उसके अंदर, या मोबाइल जो है इसके अंदर आप डेटा सेव करते हैं, आपकी जो जानकारी है उसको आप सेव करते हैं, और ये सालों साल तक सुरक्षित रहती है। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि जैसे बाहर आपने कोई किताब रखी हुई है, वो भीग सकती है, उसको कीड़े खा सकते हैं, पर कंप्यूटर के अंदर वो आपको ऐसा कुछ होने वाला नहीं। कहाँ कहाँ सेव कर सकते हैं? तो यहाँ पे दिया गया ड्रॉप बॉक्स में, गूगल ड्राइव एक अच्छा ऑप्शन है, डिजी लॉकर में आप अपने डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं, और ईमेल तो खैर ऑप्शन हम लोग सालों से प्रयोग कर ही रहे। तो इस तरह से अध्ययन सामग्री जो है उसको रखने के काम, और जब समय आए तो उसको वापस प्राप्त करके पढ़ने के काम में कंप्यूटर आता है। अभी देखिए सारी बातें जो कंप्यूटर की हो रही है, अभी यहाँ पे हम इंटरनेट की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है। और आखिरी मुद्दा है कि अन्य साधन, अगर आपको कंप्यूटर से जुड़े हुए सांख्यिकी जैसे प्रोग्राम मिल जाते हैं, तो इस प्रोग्राम का उपयोग करके, इन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके आप और आसानी से पढ़ाई कर सकते हो। यहाँ पे नाम दिया गया SPSS, सेजम, ई-व्यूज और सेस। ये सॉफ्टवेयर हैं जो मार्केट में मिलते हैं, कई कुछ चार्जेस पे मिलते हैं और कई फ्री भी हैं। तो जो आप इसका उपयोग करके भी अपना काम आसानी से कर सकते हैं। तो हम फिर से बात कर लेते हैं एक बार, बहुत तेज़ी से रिवीजन करते हैं।
पहला काम क्या है, पीपीटी किट, पीपीटी सॉरी आजकल पीपीटी किट बहुत दिमाग में आता है। तो पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाने के अंदर काम में आता है ये। और सेकंड, एक्सेल वर्कशीट बनाने में काम आता है, जिसमें बात अर्थशास्त्र की हो रही है तो अर्थशास्त्र में आपको सहायता होती है। और तीसरा, आकृति आलेख बनाने में सरलता होती है। और चौथा, सामग्री को सुरक्षित रखने में। और आखिरी है कि आप कई तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं उनको उपयोग करके अर्थशास्त्र को आसानी से समझ सकते हैं। अब कमियां क्या क्या है, कंप्यूटर जो है उसके अध्ययन में भी कमियां हैं। अब क्या है, साधन है, अध्ययन सामग्री नहीं है। तो ये कंप्यूटर जो है वो एक साधन है। जैसे कंप्यूटर का जो बॉक्स है वो साधन है, वो सामग्री नहीं हो। वो सामग्री क्या करनी पड़ेगी, वो सामग्री आपको उसके अंदर डालनी पड़ेगी। और जो आप डालोगे उसके अंदर, जो आप उसके अंदर चीज़ें अपलोड करोगे, आपको वही दिखने वाली है। आप सोचो कि आप कंप्यूटर आपने ले लिया, आपको सब मिल जाएगा उसके अंदर, तो मिलने वाला नहीं है। उसमें वही मिलेगा जो आपने उसके अंदर सुरक्षित रखा हुआ है। तो सामग्री तो आपको बाहर से ढूंढनी पड़ेगी। ये बुक नहीं है कि आपने उठाया और पढ़ लिया, ये आपकी अलमारी है। ये आपकी अलमारी, जिसके अंदर आपने जो बुक रखी है वही आपको मिलेगी। तो जैसे आप अलमारी में बुक रखते हैं आपको मिलती है, उसी तरह से यहाँ पे आप डेटा रखते हैं और वो डेटा आपको मिलता है। जो आपने सेव नहीं किया है वो आपको कंप्यूटर में मिलने वाला नहीं। नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया जो है उसको सरल बनाता है। सीखने की प्रक्रिया सरल बनाता है, ये फ़ायदा है इसका। पर ये सब कुछ सिखा देगा ये ऐसा नहीं। आपका काम आसान हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि आप खिल्ली ठोक रहे हो दीवार के अंदर हथौड़ी से, तो तकलीफ हो रही है, ड्रिल मशीन ले आओ तो आसानी से होगा। पर काम तो करना आपको ही पड़ेगा। ड्रिल मशीन भी अपने आप दीवार में छेद करने वाली नहीं है। तो उसी तरह से जो कंप्यूटर है वो आपके सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाता है, पर सीखना तो आपको पड़ेगा, दिमाग तो लगाना पड़ेगा। और तीसरा, कंप्यूटर का ज्ञान न हो तो समय और शक्ति का व्यय हो सकता है। अगर किसी को कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है और किसी ने कोई डेटा सेव कर दिया है तो वो सुबह से शाम तक वो डेटा ढूंढता रहेगा, डेटा मिलने वाला नहीं है, तो पढ़ाई कब करेगा। तो ऐसा जो व्यक्ति है जिसके पास ज्ञान है ही नहीं, तो वो कंप्यूटर के साथ बैठ करके अपना समय और अपनी शक्ति जो है वो नष्ट करता है। तो एक नुकसान है इसका। और नेक्स्ट जो बताया उसी से मिला जुला कि जानकारी उचित जगह पर सेव न की जाए तो नष्ट भी हो सकती है। गलती से आपकी जो जानकारी है वो डिलीट हो सकती है हमेशा के लिए। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कंप्यूटर के अंदर। और एक चीज़ में वायरस वाली बात भी है कि अगर वायरस भी आ गया तब भी कई बार आपका जो डेटा है वो करप्ट हो सकता है। तो वो ध्यान रखना कि कंप्यूटर के भय स्थान थे। अभी हम अगली बात करते हैं। अगला जो मुद्दा हमारा है वो है इंटरनेट टेक्नोलॉजी और उसके भय स्थान। इंटरनेट जो है वो कंप्यूटर से एक आगे का कदम हुआ, जिसमें आप सारी जानकारियाँ, अब आपका ज्ञान अलमारी तक सीमित नहीं है, आपका ज्ञान असीमित हो जाएगा अगर इंटरनेट आपको मिल जाता है। तो उससे लाभ कई सारे होते हैं। क्या क्या लाभ है? सबसे पहला, ट्यूटोरियल, पढ़ने में सहायक, पीपीटी इत्यादि। तो आप ये जो पीपीटी है या फिर एक्सेल है, ये सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी मदद से आप अर्थशास्त्र को आसानी से पढ़ सकते हैं और पढ़ा भी सकते हैं। दूसरा, तत्काल शिक्षा। देखिए मैंने ऐड कर दिया, ये किताबें आपको मिलेगा नहीं 24/7। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ स्कूल के अंदर, तो आपको लगता है कि भाई हाँ कब पढ़ाएंगे, तो सोमवार से लेकर के शनिवार तक पढ़ाएंगे और जो पीरियड होगा उसमें पढ़ाएंगे। लेकिन अब जो आपको मैं ये भेज रहा हूँ यूट्यूब के ज़रिए, अब आप रविवार को भी अगर दोपहर को 3 बजे ऑन करते हो तो प्रदीप सर वहाँ पर बोलेंगे। तो ये सेवा आपको मिलेगी 24/7, तत्काल शिक्षा। कुछ चीज़ें मेरे पास से नहीं मिल रही हैं तो आप इंटरनेट के ज़रिए कभी भी किसी भी समय आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तत्काल शिक्षा है। किसी भी समय आपको जानकारी चाहिए वो आपको इंटरनेट के द्वारा मिल जाएगी। तीसरा है, पढ़ने योग्य सामग्री भी आपको मिलेगी। इंटरनेट पे आप सारी किताबें, सारी बुक्स अवेलेबल हैं। तो ई बुक्स, ई जर्नल, यूट्यूब चैनल के जरिए जो चीज़ें हैं, तो पढ़ने योग्य चीज़ें जो है वो आपको आसानी से मिल जाएंगी, कभी भी मिल जाएंगी। किताब घर में नहीं है, किताब नहीं पहुंची है, तो ये किताबें भी सब डाउनलोड हो जाती हैं इंटरनेट के द्वारा। तो ये भी आपको फ़ायदा है। नेक्स्ट है, विविध प्रकार की जानकारी। खाली एक ही प्रकार की नहीं, आपको जिस भी प्रकार की जानकारी चाहिए, आपके इंटरेस्ट की चाहिए, आपके लाभ की चाहिए, बैंकों की चाहिए, फाइनेंस की चाहिए, स्कूल की चाहिए, अस्पताल की चाहिए, या कोरोना से बचाव की चाहिए, तो ये सारी जानकारी आपको इंटरनेट पर प्राप्त हो जाएगी।
अन्य जानकारियाँ जैसे अर्थशास्त्र आप पढ़ रहे हैं, आपकी बुक है, फिर किसी रेफरेंस बुक की बात की जाए तो ये रेफरेंस बुक जो है जुड़ी हुई संलग्न साहित्य से कहते हैं, तो ये साहित्य भी आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा। देन बात की कि कौन कौन सी संस्थाएं हैं, ये थोड़ा IMP है आपके लिए कि सांख्यिकी जानकारी CSO, NSSO, ILO, UNO, CMI और विश्व बैंक, ये सब की वेबसाइट आपको मिल जाएगी इंटरनेट के ऊपर। और इनके द्वारा अर्थशास्त्र के बारे में समय समय पर जो भी समझाया जाता है, जो भी लेख लिखे जाते हैं, वो सारे लेख आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। उसके लिए आपको किसी की सहायता की खास आवश्यकता नहीं है, इंटरनेट आपको आना चाहिए। तो ये फ़ायदा है। अब भय स्थान, इसकी भी कुछ कमियां हैं। कमियां क्या है कि इंटरनेट से आप जानकारी तो ले सकते हैं, लेकिन इंटरनेट एक टीचर की जगह ले सकता नहीं, क्योंकि शिक्षक जो है वो हर बच्चे की क्षमता को, कैपेसिटी को ध्यान में रख करके पढ़ता है, पढ़ाता है, समझाता है। तो इंटरनेट आपको सिखा सकता है, पर एज ए टीचर वो टीचर की जगह ले सकता नहीं है, क्योंकि शिक्षक की जो विचार शक्ति है, शिक्षक मौलिक रूप से पढ़ाता है, फ्लेक्सिबल होकर पढ़ाता है, आपकी क्षमता को ध्यान में रख करके पढ़ाता है। तो इसलिए शिक्षक शिक्षक है और इंटरनेट अपनी जगह पर है। नेक्स्ट है कि इंटरनेट जो है वो जानकारियों का भंडार है। भंडार एक बहुत बड़ा ढेर है, उस ढेर में से आपको जो चाहिए वो ढूंढना मुश्किल है। इसलिए दोनों मुद्दे जुड़े हुए हैं। नकली जानकारियों की सत्यता जांचना मुश्किल है। अगर जानकारी गलत मिल रही है, कोई डेटा आपने सर्च किया और वो आपको गलत मिल गया है, तो वो सही है या गलत है वो आप कैसे जांच करेंगे, ये एक समस्या है। और तीसरा मुद्दा उससे मिला जुला है कि गलत और सही की पहचान करना मुश्किल है, कि कुछ चीज़ें आपको मिल रही हैं, वो चीज़ सही है गलत है वो आप समझ नहीं पाएंगे। तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे, तो चौथा मुद्दा है, जहाँ तक हो सके विश्वास पात्र वेबसाइट जो है, और उससे बंद विश्वास पात्र वेबसाइट जो है, उससे आप डेटा इकट्ठा करें, जानकारी इकट्ठा करें या पढ़ाई करें, तो आपका जो जानकारी है वो भी सही रहेगी, वो भी सुरक्षित रहेगी। तो ध्यान रखना है। तो ये हुआ इंटरनेट के भय था। अब हम आ रहे हैं आखिरी मुद्दे के ऊपर, और आखिरी मुद्दा हमारा है कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसको शॉर्ट में कहते हैं CD, और उसका उपयोग और भय स्थान। ये सबसे IMP है, ये तीनों में मोस्ट IMP है। समझ लो एग्जाम के अंदर ये आना ही आना है, तो इसके बारे में ध्यान से पढ़ लेना। शॉर्ट नोट, ये भी 3 नंबर में आएगा। तो व्याख्या सबसे पहले CD की क्या है, अर्थतंत्र की विविध आंकड़ा की जानकारियों का संग्रह करके, सारे आंकड़ों का संग्रह करके बनाई जाने वाली कंप्यूटर डिस्क को कॉम्पैक्ट डिस्क कहा जाता है। और ये कौन कौन बनाता है, ये प्रयोगशालाएं बनाती हैं, सरकारी संस्थाएं बनाती हैं, संशोधन केंद्र जो है वो बनाते हैं, और वो बना करके इस तरह की CD को प्रकाशित करते हैं। सरकारी संस्थाओं में एक सबसे बड़ा नाम आ रहा है, जिसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, वो है CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। तो CMIE, और ये क्या करती है, ये अर्थशास्त्र से जुड़े हुए जो आंकड़े हैं वो पब्लिश करती है। ये काम CSO भी करती है, ये काम NSSO भी करती है, विश्व बैंक भी ये काम करती है, UNO भी ये काम करती है। तो इन संस्थाओं के नाम किताब में दिए गए हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। लेकिन CD के द्वारा भी अगर आप आंकड़े पढ़ते हो तो कुछ समस्या है। समस्या पहली ये कि CD में भी बहुत सारे आंकड़े हैं, आपको वहाँ भी सर्च करना पड़ेगा कि कौन सी जानकारी आपके काम की है। तो पहली अड़चन क्या है, CD में से जरूरी जानकारी को ढूंढना मुश्किल है। और कौन ढूंढ सकता है, ये वही ढूंढ सकता है जिसके पास सॉफ्टवेयर का ज्ञान हो। तो ये 2 तरह की अड़चनें हैं। ये अड़चनें नहीं कहूँगा मैं, ये चैलेंज है। ये तो होना ही चाहिए कि आपको जानकारी हो और आपको सॉफ्टवेयर का ज्ञान हो, ज्ञान के बिना तो काम आएगा ही नहीं। तो इस तरह से अड़चनें यहाँ पर भी हैं। तो फिर से कह दे रहा हूँ, 3 चीज़ें आपने पढ़ी, कंप्यूटर पढ़ा, इंटरनेट और CD। ये तीनों कहाँ पर हैं, ये तीनों अर्थशास्त्र के अध्ययन में आवश्यक है, पर इन तीनों के कुछ लाभ भी हैं और इन तीनों की कुछ मर्यादा भी हैं, जो हमने यहाँ पर बताई आपको। किताब भी आप पढ़िएगा, बहुत सारे मुद्दे आपको किताब में आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर, धन्यवाद।